इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सत्संगी सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धनात्मक किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे एस्टन ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। धनात्मक किरणों की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे एस्टन ने की थी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों बतानी है कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स है, इसका वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी याद रखेंगे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों का, यानी कि फंडामेंटल्स राइट्स का। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, समुद्री जल में कितने प्रतिशत औसत लवणता होती है? दोस्तों ये बतानी है कि समुद्री जल में कितने प्रतिशत औसत यानी कि एवरेज लवणता पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों औसत लवणता होती है 3.5%, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3.5% दोस्तों समुद्री जल में क्या होता है, लवणता पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? दोस्तों बतानी है कि डंकन पासेस किनके बीच स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह के बीच, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डंकन दर्रा किनके बीच में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह के बीच में स्थित है डंकन दर्रा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। दोस्तों बतानी है कि विश्व में सबसे अधिक लवणता कहां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वान झील में, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? दोस्तों एस्चुरी का मतलब होता है मुहाना। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों वो नदी है जो मुहाना नहीं बनाती है, नर्मदा, यानी कि नहीं सॉरी दोस्तों महानदी। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, महानदी कभी एस्चुरी नहीं बनाती है, यानी कि एस्चुरी नहीं बनाने वाली नदी है महानदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो आप लोग याद रखेंगे महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी नदी किस घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो आप लोग याद रखेंगे नर्मदा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नर्मदा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिफ्ट घाटी से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे नर्मदा नदी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, समुद्री मार्ग की खोज भारत तक किसने की थी ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे पुर्तगाली ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे पुर्तगाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, दफला तथा सिन्हपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? दोस्तों ये दोनों क्या है, दोनों जनजाति का प्रकार है, दोनों जनजातियां हैं। बताने कि किस प्रदेश में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दफला तथा सिंहपो नामक जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं, किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों,
किस नदी के मुहाने पर विशाल पैमाने पर जूट की खेती होती है? दोस्तों बतानी है कि किस नदी के मुहाने पर विशाल पैमाने पर यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे गंगा नदी के मुहाने पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, गंगा नदी के मुहाने पर विशाल पैमाने पर यानी कि दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों बतानी है कि एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल व दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय वर्षा में कौन सी एसिड होती है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक एसिड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, एसिड रेन का मुख्य कारण है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्रव हाइड्रोकार्बन गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं? दोस्तों ये बतानी है कि किसके द्वारा जो द्रव हाइड्रोकार्बन है ये गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे भंजन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, भंजन के द्वारा हाइड्रोकार्बन गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे द्रव हाइड्रोकार्बन गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके द्वारा? तो भंजन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भार का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों भार का एसआई यूनिट बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। दोस्तों बतानी है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या क्या होते हैं। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों ये भी परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों ये भी होता है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ ये सभी परिवर्तन होते हैं, ए बी और सी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। आप लोग याद रखेंगे रासायनिक परिवर्तन के साथ ये सभी होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मुर्गी व अंडों का अधिक उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे रजत क्रांति से, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी व अंडों का अधिक उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? दोस्तों ये बतानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बतानी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है ये किससे संबंध रखता है? तो आप लोग याद रखेंगे संविधान के संशोधन से, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे संविधान के संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों ये बताने कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। यही दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। क्या था? फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या हो गई थी और यही दोस्तों तत्कालीन कारण बना था प्रथम विश्व के युद्ध का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे। बेसिक लेवल के प्रश्न है, आप सभी को पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? दोस्तों ये बतानी है कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे बालाथल। क्या है दोस्तों? बालाथल।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बालाथल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों रोपण, लोथल और कालीबंगा, ये तीनों पुरातात्विक स्थल दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, लेकिन जो बालाथल है ये दोस्तों क्या है, संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों ये बताने कि इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे बिहार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर साइड में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तुलसी का पौधा कितना महत्वपूर्ण है, औषधीय महत्व रखता है। दोस्तों आध्यात्मिक एंगल के साथ साथ औषधीय महत्व भी तुलसी का पौधा काफी रखता है, आप सभी को पता होगा। तो बतानी है कि किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे फिनोल एवं दोस्तों फ्लोवोनोइड्स के कारण, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसी की उपस्थिति के कारण तुलसी का जो पौधा है दोस्तों ये औषधीय महत्व रखता है, आप सभी याद रखेंगे। फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स के कारण आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। दोस्तों ये बताना है कि इनमें से कौन सा वो तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों बतानी है कि भूदृश्य पर जल, पवन और हिम यानी कि दोस्तों पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय अर्थात हानि को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे अपर्दन कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, अपर्दन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बोस्टन टी की घटना कब हुई थी। दोस्तों आप सभी को पता होगा बोस्टन टी पार्टी इसके नाम से भी जाना जाता है। बोस्टन टी की घटना कब हुई थी ये बताने, कब घटित हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे बोस्टन टी की घटना दोस्तों 1773 ईस्वी में घटित हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। ये दोस्तों बतानी है, डाउरी एक्ट अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 1961 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 1961 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है। दोस्तों ये एक त्योहार का नाम है, क्या नाम है, सैर ए गुल फरोसा। बताने कि इस त्योहार का आयोजन किस शहर में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने की अपराध से संबंधित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता की वो कौन सी धारा है जो महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने की अपराध से संबंधित रखता है। तो आप लोग याद रखेंगे धारा 313, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जो धारा 313 है ये किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे महिलाओं के बिना सहमति के गर्भपात कराना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। गर्भपात आप सभी को पता होगा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। दोस्तों दो क्लब का नाम है लाठी और अखाड़ा क्लब। बतानी है कि ये दोनों क्लब की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना इन्होंने किए थे।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो बतानी है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1963 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 1963 ईस्वी में दिया गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों ये बताने कि कोशिकाओं में मौजूद जेली के जैसा जो तरल पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, इसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कोशिका द्रव्य, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली जैसे तरल पदार्थ को दोस्तों कोशिका द्रव्य कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? दोस्तों हवा के परागण को यानी कि पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एनीमोफिली कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे हवा के परागण को एनीमोफिली कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? दोस्तों बतानी है कि जो ग्रेनाइट पत्थर होता है ये किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट को किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे आग्नेय चट्टान से ग्रेनाइट को प्राप्त किया जाता है, यानी कि आग्नेय रॉक्स से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है, आग्नेय रॉक्स से ग्रेनाइट को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।